अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरे वीडियोस को बेइंतहा प्यार देने के लिए एक बार फिर से आपका दिल की अथाह गहराइयों से बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जनाब, आज का वीडियो जो है उससे पहले मैं आपको कुछ अशार सुनाना चाहती हूँ, कुछ अशार आपकी नज़र। राहत अंदौरी साहब ने क्या खूब फरमाया था। उन्होंने कहा था, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग साथ उठाकर दुआएं करने लगे, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। इस पे मुझे इमरान नियाजी साहब याद आ गए, जो कहा करते थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सारी धमकियां ऑलरेडी मैं आपको सुना चुकी हूँ, क्या मैंने बार बार दोहरानी है। लेकिन आज वही नियाजी साहब जो हैं वो सामने आए और उन्होंने आकर कहा, मैं नून लीग से कहता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से कहता हूँ, मैं इस एस्टेब्लिशमेंट को पिछले 27 सालों से जानता हूँ। ये एस्टेब्लिशमेंट अगर आज मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती है तो कल ये आपके साथ भी कर सकती है। तो नियाजी साहब ने उस वक्त ये बात क्यों ना सोची जब उनकी हुकूमत थी और उनको फैज साहब ने ये मंसूबा दिया था कि बाकी पार्टियों को माइनस करके आपको 15 साल तक जो है वो हम वजीर आजम रखेंगे। और तब उन्होंने क्यों ना कहा कि इनका प्लान बदलने में वक्त नहीं लगता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नियाजी साहब की ये बात भी आप सुन लीजिए। नून लीग को भी आज एक बात कहना चाहता हूँ, और पीपल्स पार्टी को भी, और पीडीएम की पार्टीज को भी। देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये याद रखें कि मैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा है। आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो आज आप चुप करके ये देख रहे हैं, ये जुल्म जो हो रहा है, ये आप ये समझ जाएं कि ये जब चेंज होगा, क्योंकि चेंज होना है। जी तो जनाब आली, अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है कि उस्मान बुज़दार साहब जैसे ही गिरफ्तार हुए, उन्होंने भी नियाजी साहब से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ये वही उस्मान बुज़दार हैं जो असेंबली में खड़े होकर बड़े बड़े अशार पढ़ा करते थे, हालांकि इन्हें कोई काम करना नहीं आता था। ये वही उस्मान बुज़दार हैं जिनके बारे में जब कहा जाता था कि इतने बड़े सूबा पंजाब के वजीर आला, इनको लगने की इनकी अहलियत ही नहीं है, तो नियाजी साहब उनको वसीम अकरम प्लस कहा करते थे। ये वही उस्मान बुज़दार हैं जिनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट तक ने जब जाकर नियाजी साहब को कहा कि आप काइंडली उस्मान बुज़दार को हटा दें, पूरे सूबे का सत्यानाश हो रहा है, इस शख्स को तो कागजात पढ़ने नहीं आते। तो इमरान नियाजी ने कहा कि मेरी पिंकी ने कहा है कि इसका नाम ऐन से शुरू होता है, इसलिए हम इसी को रखेंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि अगर आपको ऐन से रखने वाला नाम ही चाहिए तो हम आपको अलीम खान का नाम तजवीज़ करते हैं। उस वक्त जनरल बाजवा ने कहा आप अलीम खान को रख लें, लेकिन इन्होंने अलीम खान को नहीं रखा, इन्होंने इन्हीं को हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत रखा। उस्मान बुज़दार साहब की काबिलियत के वाकयात तो बेशुमार हैं, लेकिन अगर एक वाकया मैं आपके सामने कोट करूं तो आपको वहां से अंदाजा होगा कि इनका इंटेलेक्ट लेवल क्या था, इनका ये लेवल जो है वो क्या था। तो एक मरतबा क्या हुआ कि नेस्पा की एक कॉन्फ्रेंस थी और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो पूरी की पूरी ब्रीफिंग जब दे चुके थे उस्मान बुज़दार साहब को, तो जैसे ही उन्होंने अपनी बातचीत के बीच में थोड़ा सा तवक्कुफ किया तो उस्मान बुज़दार जो हैं वो जो वजीर आला हाउस है उसकी छत के ऊपर जो है ना ऐसे ऐसे करके देखने लग गए। तो उन्होंने कहा कि सर, हमने आपको पूरी ब्रीफिंग दी है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उस्मान बुज़दार ने कहा कि आप लोग तो पानी की बोतलें नहीं बेचा करते थे, अब आप लोग ये मुझे क्या मंसूबे बताने के लिए आ गए, जिस पे तमाम लोग शशदर रह गए, हक्का बक्का रह गए, सबके मुंह जो है वो ऐसे हो गए और सबने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं। उस पे उनके जो साथी बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि ओहो आई मीन ये नेस्पाक नहीं, बेसिकली आपको नेस्ले वाली कंपनी समझ रहे हैं, यानी पानी की बोतलों वाली कंपनी समझ रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब की काबिलियत का अंदाजा आप यहाँ से लगा लीजिए कि जब वो वजीर आला बने और अपने आबाई इलाके में गए तो वहां पर वो एक झुग्गी के करीब गए, और जैसे कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब को ये शोबाज कहकर बुलाया करते थे, ये कहा करते थे कि वो जो काम करते हैं साथ साथ उसकी फिल्मिंग करते हैं। तो ये आइडिया उस्मान बुज़दार को भी आया, उन्होंने कहा क्यों ना मैं भी अपनी फिल्मा बनावा, ते मैं दिखावा लोगों के मैं इत्थे की काम करदा पिया। एक झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी की तरफ चल पड़े और जब उन्होंने वहां पर जाकर उनको अपना तारुफ कराया तो तारुफ कुछ इस तरह से करवाया कि मैं पंजाब दा शहबाज शरीफ लगा वहां, ये नहीं कहा कि मैं वहां का वजीर आला हूं। उस्मान बुज़दार साहब की काबिलियत के बारे में हम क्या क्या बात करें कि जब वो वजीर आला बने और वजीर आला हाउस के अंदर वो आए तो वहां पर एक छत बनी हुई है जिस पूरी छत के ऊपर शीशे लगे हुए हैं, और वो छत जो है वो अपने आप ही जो है वो क्लोज हो जाती है और अपने आप ही वो खुल जाती है। और
بزدار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں کے جو ملازمین ہیں ان کو کہا کرتے تھے کہ اے ذرا چلا کے دکھائی نا پھر میں نو ویکھاں گا، اور وہ ہنستے مسکراتے اس کو دیکھا کرتے تھے. یعنی اندازہ کیجئے کہ کس قدر نالائق شخص کو ہمارے سر کے اوپر انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، میں کراچی گئی اور میں کراچی میں 6 منتھس کے لیے اپنے پروجیکٹس کر رہی تھی، اور آپ یقین کیجئے کہ وہاں جو اردو سپیکنگ لوگ تھے نا، جنہوں نے کبھی لاہور نہیں دیکھا تھا، وہ بھی مجھے کہتے تھے کہ جو کام میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے کروایا، خاص طور پہ جو لاہور کی ترقی ہے، اس کو دیکھ کے ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے. تو اس شخص نے ہمارے ان جو 4 سال کی حکومت ہے، پونے 4 سال کی حکومت میں لاہور کے اندر ایک سڑک بھی نہیں بنوائی، اور کروڑوں روپے کا غبن اس شخص نے کر لیا. یہ حیران کن باتیں ہیں. بہرحال یہی وہ وسیم اکرم پلس ہیں جن کے بارے میں بشرا بی بی کہا کرتی تھیں کہ میرے شف میں، میرے حساب کتاب میں یہ آیا ہے کہ یہی بندہ اگر وزیر اعلیٰ رہے گا تو صحیح ہے. تو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں وہ ان کو وزیر اعلیٰ لگانا چاہتے تھے؟ اس لیے کیونکہ عمران خان چاہتے تھے کہ وہ سارا کا سارا نظام اپنے انڈر رکھیں، اور اس کے لیے ان کو اس سے پیدل ایک شخص چاہیے تھا، اور وہ پیدل شخص ان کو مل چکا تھا. بہرحال عثمان بزدار نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ مراد سعید میری اطلاعات کے اکارڈنگلی جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن ان کا باقاعدہ ابھی اعلان نہیں کیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کرک یا کرک کر کے کوئی علاقہ ہے، ایگزیکٹلی میں اس کو پروناؤنس نہیں کر پا رہی، آئی تھنک کرک کہتے ہیں اس کو، وہاں سے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اگر وہ گرفتار ہو چکے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ ان کا بھی بیان سن لیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ صنم جاوید صاحبہ جو ہیں یہ، اور ان کا خدیجہ شاہ کا ایک ویڈیو آیا ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر میری آنکھوں میں اس لیے آنسو آئے کہ یہ وہی عمران نیازی صاحب ہیں جو پراپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آ رہے. انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے پچھلے ہفتے جتنے بھی انٹرویوز دیے ہیں اس میں عمران نیازی نے یہ کہا ہے کہ ہماری خواتین کے ساتھ جیلوں کے اندر زیادتی ہو رہی ہے. جب انہوں نے زیادتی کا بیانیہ بنوا لیا ہے تو فائنلی وہ خواتین جو ہیں وہ جیلوں سے باہر نکلی ہیں. وہ بیسیکلی اپنی پیشی کے لیے جا رہی تھیں، ان کی شناخت پریڈ ہونی تھی، اور اس پہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ اپنے منہ سے پھٹ رہی ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ جناب نہ تو ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنسی زیادتی ہوئی ہے، نہ ہمارے ساتھ ویسے کوئی زیادتی ہوئی ہے. یہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں. ذرا ملاحظہ فرمائیے. میم مختلف ریومرز، مختلف باتیں چل رہی تھیں کہ جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کیا جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تذلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے، گھسیٹ کے لائیں گے. اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تذلیل کریں؟ اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں. اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری تو جی اچھا، اس کے بعد آپ ذرا ابھی چیک کریں کہ ان خواتین کے اندر رونت ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ ابھی ختم ہونی ہے کیونکہ ابھی شناخت پریڈ ہوگی، ابھی معاملات ہوں گے. اب یہ صنم جاوید وغیرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم نے تو، ہمارے اوپر جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ کا پرچہ کیوں کروایا گیا. حیران کن بات یہ ہے کہ جو خواتین جلاؤ گھراؤ میں مصروف تھیں، جو کہہ رہی تھیں کہ ڈرٹی ہیری، جو نام لے رہی تھی فیصل نصیر کا، جو کہہ رہی تھیں کہ آؤ تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ذرا ان کا وہ والا ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں. پھر ہم پہ جلاؤ گراؤ کا پرچہ تو نہ کرو. ان کی ایسی کی تیسی کتے کے بچوں کی ان کی بوسڑی کا تمہاری ایسی کی تیسی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے شیلز کھانے کے باوجود بھی وہاں پیچھے نہیں ہٹ رہی. آج تو شال پھینکے گا اس کا منہ توڑ دو. شال پھینک رہے ہم پہ حرام خور. جی اب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں ویڈیو، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ساتھ ساتھ اسکرین پہ چل رہا ہوگا، خدیجہ شاہ کا. خدیجہ شاہ سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ کیا کہنا چاہیں گی، آپ کے اوپر جیل میں کوئی تشدد ہوا، تو خاموشی تھی، سانپ سونکھ گئے. سانپ سونگنے کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ملاقات ہوئی اپنے والد کے ساتھ، جو سابق وزیر خزانہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اور جب یہ باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ جی جو یاسمین راشد ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جیل کے اندر، وہ بیمار ہیں. بندہ پوچھے کہ بڈھے وارے آنٹی جی تانوں کی پئی ہوئی سی کہ تسی ایہو جے کام کرو، آپ لوگوں کو موب کو لے کے جا رہی تھیں، آپ کو کس نے کہا تھا کہ گاڑی کی چھتوں کے اوپر بیٹھ کے آپ موب کو لیڈ کریں، اور بعد میں اب آپ کی طبیعت جو ہے نا، آپ کے گٹے گوڈے درد ہونا شروع ہوتے ہیں، بعد میں آپ بزرگ بن جاتے ہو. میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ وہ عمران نیازی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. ابھی گزشتہ روز کی بات ہے، انہوں نے بلکہ جب تک آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں 2 دن گزر چکے ہوں گے، انہوں نے جناب عالی زمان پارک کے اندر
वकला कन्वेंशन को बुलाया, सारे वकला के बरादरी के जो लोग थे वो आए हुए थे, और इन्होंने फिर से जनरल आसिम मुनीर के बारे में इंतहाई गलीज बात की। इन्होंने कहा जी कि मेरा नाम लेने पे पाबंदी हो गई है क्योंकि जी उनके वालिद का सतर गीला हो जाता है, यानी पजामा गीला हो जाता है मेरा नाम लेने से। कितनी गंदी बात उन्होंने की। मुझे तो समझ नहीं आता कि न्याजी सब करते क्या हैं। एक तरफ आते हैं, अपना बयान जारी करते हैं, दुखी करते हैं लोगों को, कहते हैं मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे वकला मुझे छोड़ के चले गए हैं, फिर आते हैं, फिर कोई नई कसूस छोड़ देते हैं, फिर कोई नई बात कर देते हैं। समझ से बाहर है। मुझे लगता है ये वाली बात जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि ये वो इमरान न्याजी साहब हैं जिन्होंने 14 मई की डेडलाइन दी थी। इन्होंने कहा था कि 14 मई को इलेक्शंस होने चाहिए। मेरा ख्याल है ये जून नहीं आ गया, किधर गई वो डेडलाइन। और मजे की बात आप ये सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी दरखास्त सुनी है वो भी 14 मई को नहीं सुनी, वो 15 मई को सुनी है। इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि बंदियाल साहब जो हैं वो लम्मा स्लेट हो चुके हैं, यानी कि वो अब समझ चुके हैं कि ये मामला अब मेरे सर से गुजर चुका है, अब मैं मजीद टक्कर लूंगा रियासत के साथ तो मजीद मैं गया। इसीलिए इमरान न्याजी साहब ने ये बयान दिया कि जनाब मैं तो अकेला रह गया हूं और मेरे तो वकला भी मुझे छोड़ के चले गए हैं और मैं तो अब कानून खुद सीख रहा हूं। ये कहने का उनका जो ज़ूम आईनी मकसद है, ये दो लोगों की तरफ उनका इशारा था। एक उनका इशारा बंदियाल की तरफ था और दूसरा उनका इशारा उनके अपने ही वकील बाबर अवान उनको छोड़कर भाग चुके हैं। तो जनाब अली, अगर उनके क्लिप्स मुझे मिल गए बाबर अवान वाले और वो वाले, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। पकड़ने के कोई ना कोई केस में तो पकड़ ही लेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हैं। और अगर मेरे वकील अब डरना शुरू हो गए हैं तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ कि मैं खुद ही फिर मुझे अपने केसेस अदालत में जाना पड़ेगा। लॉ पढ़ने की भी अब कोशिश कर रहा हूँ। समझ भी, वैसे मैंने इतनी दफ़ा अदालतों के चक्कर लगाए कि मैं काफ़ी समझ भी गया हूँ कि कानून क्या होता है। तो मैं वो भी तो लग तो ऐसे रहा है कि वो वकील भी आखिर में छोड़ जाएंगे। और अब मैं आपको बिलावल का एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। बिलावल जा रहे थे और एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि वो बार बार आपका नून लीग का और पीपल्स पार्टी का नाम लेके बात कर रहे हैं न्याजी साहब। तो जैसे ही बिलावल तक की बात पहुंची तो बिलावल ने कहा कि मैं दहशतगर्दों के बारे में बात नहीं करना चाहता। हैव अ लुक। चेयरमैन साहब, इमरान खान ने एक बार फिर कारकुनान को एहतियात के लिए तैयार रहने को कहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे वो कह रहे हैं पाबंदी लगने जा रही है। दहशतगर्दों के बारे में बात नहीं करेंगे जी। तो जनाब अली, आज का वीडियो यहीं तक। अब बारी है जी आप लोगों की। वो इमरान न्याजी और पीटीआई के ट्रोलर्स जिन्होंने ये कहा था कि उनकी तमाम खवातीन जो जेलों के अंदर बंद है उनके साथ जिनसी हरासगी हुई है, उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, जबकि उन खवातीन ने बाहर आकर कह दिया है कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया था, जिन लोगों ने पैसे कमाए, वीडियोस बनाकर आप लोगों को बेवकूफ बनाया, जिनकी बातों पर आप लोगों ने यकीन किया, क्या उनका सर अब आप लोग फाड़ेंगे? ये मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आप लोगों से मैंने पूछना है कि इमरान न्याजी के तमाम साथी अब जो छोड़ के जा रहे हैं, खास तौर पे उस्मान बुज़दार, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बारे में मुराद सईद के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो करक से आपको क्या लगता है कि गिरफ्तार हो गए या नहीं हो गए? अभी तक तो जो 80% खबरें हैं वो यही आ रही हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और इसके अलावा सनम जावेद और ये सारी जो खवातीन है, ये आके जो प्रोपेगेंडा करने में अभी भी मसरूफ है। शनाख्त परेड के बाद जब इनका असल इलाज होगा या समझ लें कि सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तो उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? इसके अलावा आप मुझे बताइए कि 14 मई की जो इलेक्शन की डेट दी गई थी, तो क्या वो खत्म होने के बाद खान साहब की ऑक्सीजन खत्म हो गई है? क्या ये पहले सुकून से बैठकर बातचीत नहीं कर सकते थे? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और बंदियाल साहब जो हैं वो बैकफुट पे आ गए हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।